हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो सबको क्वेश्चन दिख रहा है इस तरह, क्या दिया है पहले उसे पढ़ते हैं, उस हिसाब से फॉर्मेट रेडी करते हैं एंड सम सॉल्व करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि आप इसे पूरा का पूरा सॉल्व करो। अगर आपने किया होगा तो जस्ट क्रॉस चेक कि आपका आंसर एंड मेरा आंसर सेम है या नहीं है, राइट। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। क्या कहा है? द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग पेंशनर्स एसोसिएशन ले फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये यंग पेंशनर्स एसोसिएशन है, लेह में सिचुएटेड है। उन्होंने आपको एज यूजुअल क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, राइट, एंड उसके नीचे एडजस्टमेंट्स दी हुई है। हमें करना क्या है? तो उन्होंने क्वेश्चन के एंड में लास्ट लाइन पर कहा है, विद अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। क्या कह रहे हैं वो? ध्यान से सुनो। विद द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब हमें केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ। तो अगर वो कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाएंगे एंड सिर्फ सरप्लस एंड या फिर डेफिसिट जो मिलेगा वहां तक कैलकुलेट करके छोड़ देंगे। मतलब देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट। क्वेश्चन में आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और नीचे एडजस्टमेंट दिया है और लास्ट लाइन पर कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ऊपर में लिखूंगा यंग पेंशनर्स एसोसिएशन कॉमन है, नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, राइट। नीचे बैलेंस शीट में नहीं बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ क्या बना रहा हूं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, दैट्स इट। तो ये मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। फिर से मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड पढ़ूंगा एंड नेसेसरी आइटम्स के लिए मैं टिक मार्क करूंगा। अब क्वेश्चन में सिर्फ आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड नीचे दी हुई एडजस्टमेंट है, तो मैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पढ़ता हूं एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जहां जरूरी है वहां पर ही टिक मार्क करता हूं। अगेन क्वेश्चन में आपके पास पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं है। अगर आपके पास पिछले साल की बैलेंस शीट क्वेश्चन में होती तो मैं वहां से शुरुआत करता पढ़ना, है कि नहीं। तो मैं पहले पिछले साल की बैलेंस शीट पढ़ता फिर नीचे वाली एडजस्टमेंट पढ़ता, बट पिछले साल की बैलेंस शीट क्वेश्चन में है ही नहीं। जैसे कि कल वाले क्वेश्चन में था, उससे पहले वाले क्वेश्चन में था लास्ट ईयर बैलेंस शीट। यहाँ पर लास्ट ईयर बैलेंस शीट नहीं है, सिर्फ इस साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इस साल की एडजस्टमेंट। तो मैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पढ़ूंगा एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट पे जहां पर जरूरी है वहां पर टिक मार्क करूंगा। इज इट क्लियर? तो लेट्स रीड व्हाट इज द फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो पहली एडजस्टमेंट वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹7,000। तो सब्सक्रिप्शन की एंट्री सबको रिसिप्ट्स में दिख रही है, राइट। सब्सक्रिप्शन में 3 एंट्रीज है, 18-19 यानी कि लास्ट ईयर, 19-20 यानी कि करंट ईयर, 20-21 यानी कि अगला साल। मतलब सब्सक्रिप्शन में आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिला है। पिछले साल का भी कुछ पैसा आना बाकी था, वो आपको इस साल मिला। 19-20 यानी कि इस साल का भी मिला। 20-21 यानी कि आपको अगले साल का सब्सक्रिप्शन एडवांस में इसी साल मिला। इज इट क्लियर? एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि इस साल का यानी कि 19-20 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो मैं 19-20 के सब्सक्रिप्शन पे एक टिक मार्क दे रहा हूँ। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट 2 में कह रहे हैं फर्नीचर वॉज परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड इट इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% पर एनम। तो फर्नीचर है कहाँ पर? तो अगर मैं पेमेंट साइड में देखूंगा तो पेमेंट साइड में मुझे दिख रहा है बाय फर्नीचर, दिख रहा है क्या सबको? सेकंड लास्ट आइटम बैलेंस कैरिड डाउन के ऊपर बाय फर्नीचर। तो इस साल मैंने 50,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है कि नहीं। नीचे एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं, एडजस्टमेंट में क्या कह रहे हैं कि ये जो फर्नीचर है ये आपने 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा है, मतलब इसी साल के बीच में आपने खरीदा है एंड इस फर्नीचर को आपको 10% से डेप्रिसिएट कैलकुलेट करना है या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन हम एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अभी मैं क्या करूंगा? अभी बस मैं फर्नीचर पे एक टिक मार्क दूंगा टू सॉल्व दिस एडजस्टमेंट, राइट। चलते थर्ड एडजस्टमेंट पे। तो वो कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट्स ₹7,500। पिकनिक रिसिप्ट्स आउटस्टैंडिंग है। वेयर इज पिकनिक रिसिप्ट्स? बट ऑब्वियस रिसिप्ट्स मतलब रिसिप्ट्स में मुझे लास्ट दिख रहा है पिकनिक रिसिप्ट्स, तो पुट अ टिक मार्क ऑन पिकनिक रिसिप्ट, सिंपल। चौथी एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2019 was 350 एंड ऑन 31 मार्च 2020 was 1,700। तो इस एडजस्टमेंट में उन्होंने 2 चीज़ें बताई है। वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2019 यानी कि साल की शुरुआत में आपके पास 350 रुपीज़ का स्टेशनरी का स्टॉक था एंड साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2020 पर स्टेशनरी का स्टॉक आपके पास 1,700 रुपये का बचा।
अब मैं इनका करूंगा क्या, तो इनके लिए मैं अभी सिर्फ क्या कर रहा हूँ, पेमेंट में देखो मुझे स्टेशनरी दिख रहा है पहला आइटम, तो उन पर मैं 2 टिक मार्क करूंगा, एक ओपनिंग स्टॉक के लिए और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक के लिए। तो ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स का एक एग्जांपल था, उसमें किया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स। तो उसी तरह यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, जो मैं स्टेशनरी में एडजस्ट करूंगा, इसलिए मैंने स्टेशनरी पे 2 टिक मार्क दिए। राइट, एडजस्टमेंट में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, उनके लिए मैं स्टेशनरी पे बस टिक मार्क कर रहा हूँ, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5, 50% ऑफ लीगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। लीगेसी का 50% आपको कैपिटलाइज यानी कि कैपिटल फंड में इंट्रोड्यूस करना है या ऐड करना है, एंड डोनेशन का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज करना है। तो लीगेसी पूरा नहीं करना है, लीगेसी का 50% ही करना है, तो लीगेसी इज अगेन ऑन द रिसिप्ट साइड, तो मैं लीगेसी पे टिक मार्क कर रहा हूं क्योंकि मुझे उसका 50% चाहिए। बट डोनेशन का मुझे पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो डोनेशन के आगे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं कैप यानी कि कैपिटलाइज। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या किया, 5th एडजस्टमेंट के लिए एक लीगेसी पे टिक मार्क कर लिया एंड डोनेशन के आगे ब्रैकेट में मैंने कैप लिखा। राइट, तो यहां पर 5 एडजस्टमेंट थी, मैंने पांचों की पांचों पढ़ी, नेसेसरी आइटम्स पर टिक मार्क किए। अब हमें क्या करना है, अब हमें पोस्टिंग करना है। राइट, तो पोस्टिंग की शुरुआत में करूंगा फ्रॉम द रिसिप्ट साइड, तो रिसिप्ट का एक आइटम में पोस्ट करूंगा। राइट, कहां पोस्ट करूंगा, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, रिसिप्ट्स के आइटम उठाने हैं और उन्हें इनकम में पोस्ट करना है। राइट, अगर वो इस साल का इनकम है तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, राइट, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर आइटम्स। If anything is of previous year, I will ignore it. If anything is of next year, I will ignore it because I am only preparing income and expenditure account. तो income and expenditure account में सिर्फ current year के items ही आएंगे। मतलब income में लिखते वक्त I need to have revenue receipt of this year, and खर्चे में लिखते वक्त I should have revenue payments of current year। तो इनकम में भी इस साल का इनकम आएगा, खर्चे में भी इस साल का इनकम आए, इस साल के खर्चे आएंगे। इफ एनी आइटम इज ऑफ प्रीवियस ईयर, इग्नोर इट। इफ एनी आइटम इज ऑफ नेक्स्ट ईयर, इग्नोर इट। एज सिंपल एज दैट। राइट, तो रिसिप्ट्स का पहला आइटम आपको दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन। इससे पहले हमने जितने सम्स किए सब में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर किया, तो किसी भी प्रकार का सम आए बैलेंस ब्रॉट डाउन को हमेशा इग्नोर करो। आगे बढ़ो, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में 3 एंट्रीज है, 18-19 यानी कि पिछला साल, 19-20 यानी कि करंट ईयर, एंड 20-21 यानी कि अगला साल। तो अब मैं करूंगा क्या, 3 सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज है, बट मैंने अभी आपको कहा था कि आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन करंट ईयर आइटम, यस और नो। तो इन तीनों में से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कौन सा है, तो दैट इज 19-20। तो मैं 19-20 का सब्सक्रिप्शन उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, इनर कॉलम में 83,000, लीव 1 लाइन, पुट एरो, एज सिंपल एज दैट। राइट, तो मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन को उठाया एंड इनकम में लिखा इनर कॉलम में 83,000, एक लाइन छोड़ के पुट एरो। 18-19 को मैंने इग्नोर किया एंड 20-21 यानी कि अगले साल का मैंने इग्नोर किया। अगर बैलेंस शीट में बनाता तो अगले साल का मैं आइटम एज एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी में लिखता, बट मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, इसलिए मैंने अगले साल का भी सब्सक्रिप्शन इग्नोर किया। एज सिंपल एज दैट। तो 3 एंट्रीज थी मेरे पास रिसिप्ट्स में सब्सक्रिप्शन की, उसमें से मैंने सिर्फ इस साल का सब्सक्रिप्शन उठाया, इनकम में लिखा। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फीस। उन्होंने खुद ब्रैकेट में क्वेश्चन में ही कहा, एंट्रेंस फीस के नीचे देखो ब्रैकेट में वो कह रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट, नथिंग बट वी हैव टू कैपिटलाइज इट। कैपिटल रिसिप्ट है तो मैं उसे उठा के कैपिटल फंड में ऐड करूंगा, बट वेयर इज माय कैपिटल फंड, में बैलेंस शीट बना ही नहीं रहा हूं, हमारे पास सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, देयर इज नो बैलेंस शीट। तो मैं क्या करूंगा, इसको इग्नोर करूंगा, छोड़ दो। कैपिटल वाला आइटम है तो कैपिटल शुड गो इन द बैलेंस शीट, तो वेयर इज बैलेंस शीट, हम बना ही नहीं रहे, तो अज्यूम करो कि आपने बैलेंस शीट में उसे कैपिटल फंड में ऐड कर दिया। राइट, ऐसे अज्यूम करो एंड आगे बढ़ो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका एंट्री होगा क्या, आंसर इज नो। एंट्रेंस फीस कैपिटल रिसिप्ट यानी कि हमें उसे कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड कहाँ होता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी में होता है। आर वी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, आंसर इज नो। अगर बैलेंस शीट बनती तो मैं उसमें लिखता, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसे बैलेंस शीट में लिख लिया एंड उसे छोड़ के मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड इज डोनेशन। फिर से ब्रैकेट में हमने कैपिटलाइज लिखा है क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको कहा था कि डोनेशन को कैपिटलाइज करो, तो कैपिटलाइज करो मतलब फिर से क्या, कैपिटल फंड में ऐड करो। तो आर वी प्रिपेयरिंग कैपिटल फंड या आर वी प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, आंसर इज नो, तो उसे भी इग्नोर करो, आगे बढ़ो।
नेक्स्ट इज लीगेसीज, लीगेसीज मिल रहा है इज आर इनकम, तो इनकम में मैं लिखूंगा बाय लीगेसीज, इनर कॉलम में 40,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। लीगेसी के बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट पे आपको बार बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो कुछ भी पैसा आपको बार बार मिलेगा इट बिकेम आर रेवेन्यू रिसिप्ट, तो मैं उसे उठाऊंगा एंड इनकम में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 7,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद अगला आइटम है पिकनिक रिसिप्ट्स। पिकनिक रिसिप्ट्स मतलब आप एज अ एसोसिएशन हो, राइट, पेंशनर क्लब है, तो ये जो पेंशनर क्लब है ये साल में एक दो बार पिकनिक निकालते हैं, तो जो मेंबर्स पिकनिक के लिए आते हैं उनसे वो पिकनिक का पैसा कलेक्ट करते हैं, तो ये पिकनिक का पैसा इनको एक ही बार मिलेगा क्या लाइफ में? नहीं, जितनी बार वो पिकनिक निकालेंगे उतनी बार उनको पिकनिक का रिसिप्ट मिलेगा, मतलब ये बार बार मिलने वाला रिसिप्ट है, मतलब ही ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट आर इनकम, जो पैसा हमें बार बार मिलता है उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं एंड रेवेन्यू रिसिप्ट इज आर इनकम, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय पिकनिक रिसिप्ट्स, इनर कॉलम में 10,000, लीव वन लाइन, पुट एरो। तो रिसिप्ट साइड पढ़ के कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। चलो, तो पेमेंट में आपको पहला आइटम दिया हुआ है स्टेशनरी, है कि नहीं? तो स्टेशनरी एज द नेम सजेस्ट, स्टेशनरी हम हमेशा कहाँ लिखते हैं? खर्चे में लिखते हैं, तो मैं स्टेशनरी को उठाऊंगा एंड एक्सपेंसेस में लिखूंगा इनर कॉलम में 8,000, लीव 3 लाइन्स एंड पुट एरो। स्टेशनरी के बाद पोस्टेज, सिंपल पोस्टेज यानी कि खर्चा उठाओ, खर्चे में लिखो टू पोस्टेज 1,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद है पिकनिक एक्सपेंसेस, तो नाम में ये एक्सपेंस उठाओ, खर्चे में लिखो टू पिकनिक एक्सपेंसेस 8,000 टू आउटर कॉलम। पिकनिक एक्सपेंसेस के बाद सैलरीज, तो सैलरीज भी हमारे लिए खर्चा है कि नहीं? सैलरीज हमेशा हम खर्चे में लिखते हैं, तो खर्चे में टू सैलरीज 8,000 टू द आउटर कॉलम। सैलरीज के बाद एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, पूरा पढ़ो, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस, तो नाम में ही है एक्सपेंस, मीटिंग के खर्चे उठाओ एंड खर्चे में लिखो टू एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंसेस 4,500 या टू एजीएम एक्सपेंसेस 4,500, एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट आइटम आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो फिर से नाम में ही है ट्रैवलिंग का एक्सपेंस यानी कि खर्चा उठाओ, खर्चे में लिखो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7,500। उसके बाद है रेंट, एज यूजुअल रेंट भी खर्चा है, तो मैं उठाऊंगा, खर्चे में लिखूंगा टू रेंट 12,000। रेंट के बाद अगला आइटम है चैरिटी, तो चैरिटी मतलब मैं कुछ पैसे दान धर्म पुण्य के लिए दे रहा हूँ, चैरिटी, आई एम गिविंग सम मनी एज चैरिटी, है कि नहीं? चैरिटी मतलब किसी को पैसे दान देना। तो जब मैं चैरिटी के लिए पैसे देता हूँ, ऑन द पेमेंट है, मतलब मैंने चैरिटी के लिए पैसे दिए, तो जब मैं किसी को पैसे देता हूँ एज अ चैरिटी, तो उसके बदले में सामने वाली पार्टी मुझे कुछ देती है क्या? द आंसर इज नो, मतलब मैंने जो पैसे चैरिटी के लिए दिए दैट इज गॉन, उसके बदले में ना ही मुझे कुछ मिलेगा, ना ही ये चैरिटी का पैसा मुझे फ्यूचर में उनसे वापस मिलेगा। तो जो चैरिटी का पैसे मैंने दे दिया दैट इज गॉन, तो इट इज माई एक्सपेंस, खर्चा। चैरिटी का पैसा मैंने दे दिया, तो एक बार जो आपने दान के लिए दान दे दिया पैसा, वो चला गया, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला, तो इट बिकेम योर एक्सपेंस। तो चैरिटी, आई विल राइट इट ऑन दी एक्सपेंस साइड, टू चैरिटी 7,800। चैरिटी के बाद अगला आइटम है सन्ड्री एक्सपेंस, तो नाम में ही है खर्चा उठाओ, खर्चे में लिखो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,200। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट हम कहाँ लिखते हैं? ऑन द एसेट साइड। तो इमेजिनरी मान लो कि आपने फिक्स डिपॉजिट एसेट्स में लिख लिया, राइट, इमेजिनरी मैंने एसेट्स में फिक्स डिपॉजिट लिख लिया, आगे बढ़ो। फिक्स डिपॉजिट के बाद इज फर्नीचर, तो अगेन फर्नीचर इज आर एसेट्स, तो अज्यूम करो कि फर्नीचर आपने एसेट्स में लिख लिया, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो हम अज्यूम करेंगे कि मैंने फर्नीचर एसेट्स में लिख लिया। एंड लास्ट आइटम इज बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि साल के एंड में, इस साल के एंड में मेरे पास 7,000 रुपये कैश बची है, उसे भी मैं उठाऊंगा एंड इस साल के एसेट्स में लिखूंगा एज कैश इन हैंड 7,000 इमेजिनरी। बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो मान लो कि मैंने एसेट्स में 7,000 रुपये लिख लिए। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर मेरे पेमेंट साइड के भी सारे आइटम पोस्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके एडजस्टमेंट्स को पढ़ूंगा, जिन एडजस्टमेंट को बन सकता है उनको डबल इफेक्ट दूंगा। यहाँ पर हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, तो मैक्सिमम ऑफ एडजस्टमेंट या मे बी सारे एडजस्टमेंट का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, दूसरा इफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि देयर इज नो बैलेंस शीट, राइट? तो लेट्स रीड द फर्स्ट एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 7,000। सिंपल, इस साल का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, 7,000 आना बाकी। तो आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट का लॉजिक, आउटस्टैंडिंग हम हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एडजस्टमेंट वाला ऐड होगा, हैशटैग वाला अगर होगा पिछले साल का तो वो सब्ट्रैक्ट होगा,
एज सिंपल एज दैट। अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रखो, राइट, इंस्टेड ऑफ द लॉजिक। तो इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन? 7000। तो मैं क्या करूंगा, सब्सक्रिप्शन में ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 7000, तो 83 प्लस 7 टोटल बाहर हो गया 90000, राइट। अब ये 7000 मुझे आना बाकी है, इट इज इनकम आउटस्टैंडिंग, यानी कि पैसे आने बाकी है। सब्सक्रिप्शन इज माई इनकम, है कि नहीं, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो ये 7000 आउटस्टैंडिंग है, मतलब सब्सक्रिप्शन के 7000 आने बाकी यानी कि मेरे लिए बन गया एसेट। तो सेकंड इफेक्ट हैज टू बी ऑन द एसेट साइड। तो इमेजिनरी मैंने एसेट्स में लिख लिया, ऐसे में मान के नेक्स्ट एडजस्टमेंट बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया, मैंने सब्सक्रिप्शन में ऐड कर लिया, इमेजिनरी मैंने सेकंड इफेक्ट एसेट्स में दे दिया। चलते हैं ऑन द सेकंड एडजस्टमेंट। Furniture was purchased on 1st October 2019 and it is to be depreciated at 10% per annum, right? तो furniture is my asset। अब हमें बैलेंस शीट तो नहीं दिख रही है, बट फर्नीचर हमें पता है कि हमने कितने का खरीदा है। पेमेंट में अगर आप देखोगे, आपके नोट्स में देखो, पेमेंट साइड में कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने, 50,000। तो मैं एक छोटा सा नोट बना रहा हूँ कि मेरे पास 50,000 का फर्नीचर है, राइट, उस पर मुझे कितना परसेंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% से। अब वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि 10% से तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो, लेकिन ये जो फर्नीचर ये 1 अक्टूबर 2019 को खरीदा है, यानी कि आपने इस साल के बीच में कभी खरीदा है, तो आई हैव टू कैलकुलेट द मंथ्स एंड उतने ही मंथ्स का मुझे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मैंने अक्टूबर 2019 को फर्नीचर खरीदा है एंड मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020, तो अक्टूबर 19 टू मार्च 20 बिकेम माई 6 मंथ्स। इज इट क्लियर? तो मेरा फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा, फर्नीचर ऑफ 50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो कैलकुलेट करने पर मुझे आंसर मिलेगा 2500, यानी कि जो फर्नीचर है उसका डेप्रिसिएशन आएगा 2500, राइट। तो ये हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट मिली 2500। अब इस डेप्रिसिएशन का मैं करूंगा क्या, तो पहला इफेक्ट में फर्नीचर से माइनस करूंगा। फर्नीचर कहाँ होता है, फर्नीचर है ऑन दी एसेट्स। तो इमेजिनरी मान लो कि आपने फर्नीचर से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर लिया, मान लो, इमेजिन करो कि आपने फर्नीचर से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया। तो ये पहला इफेक्ट हुआ कि मैंने मैंने फर्नीचर से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया। अब इसका दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन इज आर एक्सपेंस, खर्चा है, तो उसे उठाओ एंड खर्चे साइड में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, या टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके फर्नीचर 2500, एज सिंपल एज दैट। तो फर्नीचर की एडजस्टमेंट सबको समझ में आई। मैंने सिंपल क्या किया, 50,000 पर 10% 6 महीने के लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो मुझे डेप्रिसिएशन मिला 2500। पहला इफेक्ट मैंने उसे इमेजिनरी बैलेंस शीट एसेट से सब्ट्रैक्ट किया एंड सेकंड इफेक्ट मैंने खर्चे में लिख लिया एज टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2500। तो यहाँ पर मेरी एडजस्टमेंट नंबर 2 कंप्लीट हुई। चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। तीसरे एडजस्टमेंट में वो क्या कह रहे हैं, आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट 7500। पिकनिक रिसिप्ट के 7500 रुपये आने बाकी है। वेयर इज माई पिकनिक रिसिप्ट ऑन द इनकम साइड, तो उसमें मैं ऐड करूंगा प्लस आउटस्टैंडिंग 7500, तो मेरी टोटल पिकनिक रिसिप्ट्स की टोटल बाहर आ जाएगी 17,500। पहले 10,000 थे प्लस 7,500, टोटल 17,500 के पिकनिक रिसिप्ट्स बाहर आ गए। अब इसका सेकंड इफेक्ट एडजस्टमेंट है, तो वी हैव टू गिव सेकंड इफेक्ट। तो ये 7,500 रुपये मुझे आने बाकी है, तो आना बाकी है यानी कि मेरे लिए बन गया एसेट। तो इमेजिनरी एसेट्स में लिख दो आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसिप्ट 7,500, मान लो कि आपने एसेट्स में लिख लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4। Stock of stationery on 1st April 2019 was 350 and on 31st March 2020 was 1700। तो 350 यानी कि साल के शुरुआत वाला स्टॉक एंड 1700 इज द साल के एंड वाला स्टॉक। तो साल के शुरुआत में मेरे पास 350 रुपये की स्टेशनरी बची थी। मतलब क्या कि जो मैंने पिछले साल स्टेशनरी खरीदी थी उसमें से 350 रुपीज़ की स्टेशनरी मैंने पिछले साल यूज़ नहीं की थी, तो वो पिछले साल से मैं आगे इस साल लेके आ रहा हूँ, राइट। तो पिछले साल की बची हुई स्टेशनरी को मैं इस साल यूज़ करूँगा, पिछले साल का बचा हुआ स्टेशनरी में इस साल खर्च करूंगा या इस साल मैं अपने काम के लिए यूज़ करूंगा। तो जो पिछले साल के 350 की स्टेशनरी है वो मैं इस साल के स्टेशनरी में खर्चे में ऐड करूंगा। पिछले साल की बची हुई स्टेशनरी को मैं इस साल यूज़ करूंगा, तो इस साल के खर्चे में मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। तो इस साल के खर्चे में मैं लिखूंगा प्लस ओपनिंग स्टॉक, इनर कॉलम 350, तो 8,000 रुपये पहले से थे प्लस 350, टोटल आई नीचे 8,350। इज इट क्लियर? तो पिछले साल का स्टॉक या पिछले साल की स्टेशनरी मैंने स्टेशनरी में ऐड कर दी। अब इसी एडजस्टमेंट में कहा है कि 31 मार्च 2020 यानी कि इस साल के एंड में हमारे पास 1,700 रुपये की स्टेशनरी अभी भी बाकी है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इस साल 1,700 रुपये की स्टेशनरी मैंने यूज़ नहीं की, तो मैं इस साल की बची हुई स्टेशनरी यूज़ कब करूँगा? अगले साल। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास 8,350 रुपीज़ की स्टेशनरी दिख रही है उसमें से 1,700 माइनस करना है एंड अगले साल के लिए कैरी करना है।
तो मैंने 1700 रुपये की स्टेशनरी इस साल यूज़ नहीं की, तो इस साल के खर्चे में से कम करो, एज सिंपल एज दैट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1700, तो 8350 माइनस 1700, बाहर बचेगा 6650। इज इट क्लियर, राइट? तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मैंने ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया। हेंसफोर्थ किसी भी क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी का या स्टैम्प्स का या मेडिसिन का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, तो यही करना है। ओपनिंग स्टॉक यू हैव टू ऐड, क्लोजिंग स्टॉक यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओपनिंग स्टॉक यानी कि पिछले साल का स्टॉक, तो देयर इज नो सेकंड इफेक्ट फॉर दैट, बट क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस साल के एंड वाला स्टॉक, तो इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा इस साल के बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, एज अ इमेजिनरी इफेक्ट, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो मान लो कि आपने एसेट्स में लिख लिया, राइट? तो यहाँ पर हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। चलते हैं ऑन द फिफ्थ एडजस्टमेंट। तो पांचवी एडजस्टमेंट कह रहे हैं 50% ऑफ लीगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। तो लीगेसीज का 50% अमाउंट एंड डोनेशन का पूरा अमाउंट आपको कैपिटलाइज करना है। तो जो डोनेशन का अमाउंट है वो ऑलरेडी हमने इमेजिनरी कैपिटलाइज कर लिया, सिर्फ बचता है लीगेसीज जो मुझे इनकम में दिख रहा है। तो मेरे पास कितनी लीगेसीज है, 40,000। तो 40,000 का 50% बना 20,000। तो मैं लीगेसीज से कहूंगा माइनस कैपिटलाइज 50%, 40,000 का 50% बना 20,000, 40 माइनस 20 बाहर बचेगा 20,000। अब जो 20,000 मैंने लीगेसीज से सब्ट्रैक्ट किया उसे मुझे कैपिटलाइज करना है, यानी कि कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो हमारी जो बैलेंस शीट बनाई है हमने इमेजिनरी, उस इमेजिनरी बैलेंस शीट में लिखो कैपिटल फंड में प्लस कैपिटलाइज या प्लस लीगेसीज 20,000। कैपिटल फंड में हमारे पास ऐसी कोई बैलेंस शीट नहीं, इमेजिन करो कि आपने वहां लिख लिया। इज इट क्लियर? मैं सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इफेक्ट दे रहा हूं, बैलेंस शीट के इफेक्ट में मान रहा हूं कि मैंने बैलेंस शीट में लिख लिया। तो यहां पर हमारी एडजस्टमेंट 5 भी कंप्लीट हुई। इसमें 2 हिस्से थे, डोनेशन को कैपिटलाइज करो जो मैं कर चुका हूं, राइट, इमेजिनरी कर चुका हूं, एंड लीगेसीज से 50% मैंने माइनस किए एंड इमेजिनरी मैंने कैपिटल फंड में ऐड कर दिए। तो यहां पर हमारी 5 एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। अब हमें करना क्या है, फटाफट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं और देखते हैं आपका फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब डेफिसिट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है, राइट? तो रिसिप्ट साइड की टोटल देखो, रिसिप्ट्स में 4 आइटम्स हैं, उनकी टोटल आ रही है 1,34,500। पेमेंट साइड के जितने भी आइटम्स हैं उनको मैं ऐड करूंगा तो टोटल आ रही है 61,150। तो इनकम बड़ा है, खर्चा कम है, तो मैं दोनों तरफ 1,34,500 लिखूंगा on the income side also and on the expenses side also as a total 1,34,500 मैंने दोनों तरफ लिखा। and now I'll take the difference, बड़ी अमाउंट 1,34,500 माइनस छोटी अमाउंट 61,150। डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आ रहा है 73,350, जो कि मैं लिखूंगा ऑन दी एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है तो डिफरेंस आएगा एक्सपेंडिचर में टू सरप्लस, ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 73,350। सरप्लस मिल गया तो नॉर्मली हम सरप्लस को क्या करते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, बट वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ, राइट? इसके आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करके कंप्लीट हो गया। उन्होंने सिर्फ आपको पूछा था प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मैंने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया एंड सरप्लस कैलकुलेट किया। तो मैंने सॉल्व कैसे किया, तो मैंने पहले एडजस्टमेंट पढ़ी, टिक मार्क किया, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स को पोस्ट किया, उसमें भी मैंने क्या किया, सिर्फ इस साल के आइटम्स को कंसिडर किया, राइट? फिर मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व की, जितने भी एडजस्टमेंट सॉल्व की लगभग सबको एक एक ही इफेक्ट हुआ क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, राइट? एंड फिर मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लोज करके सरप्लस फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 कंप्लीट हुआ, राइट? तो आज हम यही रुक रहे हैं, छोटा ही क्वेश्चन था, लेक्चर भी छोटा था, बट हम इतना ही करके रुक रहे हैं क्योंकि मैं आपको होमवर्क के लिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, राइट? तो उसे हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली एज होमवर्क। मैं आपको बेस वर्क बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन 17 का, वो आपको एज अ होमवर्क खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अगेन क्वेश्चन 17 आई डोंट थिंक सो विल बी मच डिफिकल्ट, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सम्स किए ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स, जितने भी एनपीसी में पॉइंट है वो हमने सारे कवर कर लिए। सो देयर इज नथिंग न्यू पॉइंट लेफ्ट। अगर होगा भी तो एक हाथ दूसरा हो सकता है, बट एज पर माई नॉलेज सारे पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे कवर हो गए। तो जो 17th क्वेश्चन है दैट शुड बी नो प्रॉब्लम फॉर यू, वो आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहिए, राइट? आपसे पूरा का पूरा सम सॉल्व होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको बेस वर्क बना के दे रहा हूँ, तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल नंबर 17 निकालो,
राइट। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, उन्होंने आपको क्या दिया है, बैलेंस शीट दी हुई है पिछले साल की, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है एंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पढ़ता हूँ कि हमें बनाना क्या है, राइट, या क्या पूछा है उन्होंने। तो फर्स्ट लाइन पर वो कह रहे हैं, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। अभी मत बनाओ, अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप एज अ होमवर्क इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्रॉ करो, बैलेंस शीट ड्रॉ करो एंड पोस्टिंग करो। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट पिछले साल की दी हुई है, पहले उसे पढ़ते हैं, राइट, उसे हम कंपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ, जहां पर जरूरी होगा वहां पर हम टिक मार्क करते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं विद द लास्ट ईयर लायबिलिटी का। पहला आइटम है कैपिटल फंड 8,98,500। तो कैपिटल फंड एज यूजुअल जब भी आएगा हम उसको उठाते हैं और इस साल के बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो उसके लिए हम कहीं पर टिक मार्क नहीं करेंगे। सेकंड आइटम दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि पिछले साल सैलरी तो हमें 15,000 रुपये देनी बाकी थी, तो पिछले साल हमें सैलरी के पैसे देने बाकी थे, तो वो हमने शायद इस साल पे किए होंगे। तो पेमेंट साइड में चेक करो, आपको सैलरीज दिख रहा है क्या? यस, मुझे दिख रहा है सैलरीज 1 लाख, सॉरी सैलरीज दिख रहा है 52,000। ब्रैकेट में उन्होंने कहा है इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो उन्होंने वेरी क्लियरली कहा कि पिछले साल का सैलरी हमने इस साल पे कर दिया, तो मैं जो सैलरी है पेमेंट में उस पर एक टिक मार्क करूंगा, राइट। नेक्स्ट आइटम इज मेडिकल बिल। अगला आइटम क्या है, मेडिकल बिल अनपेड, यानी कि पिछले साल 9,000 रुपये का मेडिकल बिल देना बाकी था, तो ये शायद मैंने इस साल दे दिया होगा। तो पेमेंट साइड में चेक करो, देखो पहला ही आइटम है माय मेडिसिन, ब्रैकेट में कह रहे हैं इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, पिछले साल के बिल के साथ ये पे कर दिया, मतलब इस मेडिसिन में जो 50,000 मुझे दिख रहे हैं उसमें से मैंने 9,000 पिछले साल के पे कर दिए। तो मैं टिक मार्क कहाँ करूंगा, मैं पेमेंट साइड पर बाय मेडिसिन पर टिक मार्क करूंगा, क्योंकि पिछले साल के 9,000 मुझे इन 50,000 से माइनस करने पड़ेंगे, राइट। फिर लायबिलिटी में नेक्स्ट आइटम क्या है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्या है अगला आइटम, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस, यानी कि पिछले साल सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,500 रुपये देने बाकी थे, तो वो शायद मैंने इस साल दे दिए होंगे। तो पेमेंट साइड में चेक करो, तो पेमेंट में मुझे दिख रहा है बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में 16-17, यानी कि पिछला साल 1,500 मैंने ऑलरेडी पे कर दिए। तो लायबिलिटी पे भी मुझे दिख रहा है 1,500 एंड खर्च में भी मुझे दिख रहा है 1,500 एंड आइटम भी मैच कर रहा है, तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कैंसिल आउट करके छोड़ दूंगा, मेरे अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा, क्रॉस मैच हो गया, अमाउंट भी एंड आइटम भी, तो कैंसिल आउट बोथ द आइटम्स, राइट। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। एसेट्स में पहला आइटम कैश इन हैंड, फिर है कैश एट बैंक, उसे कंपेयर करो विद द रिसिप्ट साइड का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों की अमाउंट सेम है, 5,000 कैश इन हैंड है, 25,000 कैश एट बैंक है, तो इन दोनों आइटम्स को मैं क्या करूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। तो कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट से कैंसिल हुआ, रिसिप्ट से कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैंसिल हुआ। कैंसिल मतलब आई डोंट हैव टू कंसिडर इट व्हाइल सॉल्विंग द सम, राइट। आगे बढ़ते हैं, एसेट्स में अगला आइटम है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज माय फिक्स्ड एसेट। तो रिसिप्ट पेमेंट में चेक करो कि क्या इस साल हमने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है। तो रिसिप्ट्स में दिख रहा है कि आपको 2 लैंड एंड बिल्डिंग, आंसर इज नो। पेमेंट में दिख रहा है कि बाय लैंड एंड बिल्डिंग, आंसर इज नो, मतलब ना ही मैंने कुछ लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, ना ही मैंने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, तो इसके लिए मुझे कहीं पर कोई टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। तो अगेन फर्नीचर इज माय फिक्स्ड एसेट्स। तो फिर से रिसिप्ट एंड पेमेंट चेक करो और मुझे बताओ कि फर्नीचर की कहीं पर आपको एंट्री दिख रही है क्या। द आंसर इज यस, मुझे रिसिप्ट में दिख रहा है सेल ऑफ फर्नीचर, रिसिप्ट में है, मैंने फर्नीचर बेचा, दिख रहा है सबको, सेल ऑफ फर्नीचर, ब्रैकेट में दिया बुक वैल्यू 20,000 और अमाउंट कॉलम में दिया है 15,000। इसका सिंपल मतलब है कि मैंने फर्नीचर में से कुछ फर्नीचर बेच दिया, राइट। तो इसके लिए मैं पुराने फर्नीचर पर बस एक टिक मार्क करूंगा। सॉल्व करते वक्त देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, मतलब आप ही को सॉल्व करना है, राइट। कल हम इसे डिस्कस करने वाले, तब देखते कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या नहीं, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो सेल ऑफ फर्नीचर है ब्रैकेट में दिया है बुक वैल्यू 20,000, आगे दिया है 15,000। इसका मतलब है जो पुराना फर्नीचर मुझे बैलेंस शीट में दिख रहा है उसमें से मैंने कुछ फर्नीचर बेच दिया, तो मैं पुराने फर्नीचर पर एक टिक मार्क दे रहा हूँ, राइट। फर्नीचर के बाद अगला आइटम क्या है, इक्विपमेंट्स 1,40,000। तो इक्विपमेंट इज अगेन फिक्स्ड एसेट्स। तो आई हैव टू अगेन चेक इस साल की मैंने कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे या फिर बेचे क्या। रिसिप्ट साइड में 2 इक्विपमेंट्स दिख रहा है क्या, या 2 सेल ऑफ इक्विपमेंट, आंसर इज नो। लेकिन पेमेंट साइड में मुझे दिख रहा है बाय परचेस ऑफ इक्विपमेंट 1,30,000, मतलब मैंने इस साल 1,30,000 के नए इक्विपमेंट्स परचेस किए, तो मैं पुराने इक्विपमेंट्स पर एक टिक मार्क दूंगा, एज सिंपल एज दैट, राइट।
इक्विपमेंट्स के बाद अगला आइटम आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि पिछले साल सब्सक्रिप्शन के 4,000 रुपये आने बाकी थे, तो ये शायद इस साल मिल गए होंगे। तो रिसिप्ट साइड में चेक करो, तो नीचे दिया है उन्होंने, देखो टू सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में इंक्लूड्स 4,000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। तो वो कह रहे सब्सक्रिप्शन में 4,000 पिछले साल के मिल गए, तो मैं इन 4,000 को कैंसिल आउट कर दूंगा कि ये 4,000 मिल गए। कहाँ पर मिले? तो रिसिप्ट साइड में मुझे दिख रहा है टू सब्सक्रिप्शन ब्रैकेट में वो कह रहे हैं इंक्लूड 4,000 रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, राइट। तो वो 4,000 मिल गए, तो इसके लिए मैंने उनको कैंसिल आउट किया। यहाँ पर 4,000 की सेपरेट एंट्री नहीं है, वो 90,000 में है। तो जब हम सम सॉल्व करेंगे तो 4,000 में 90,000 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। देखते कैसे, राइट। तो यहाँ पर हमारे एसेट साइड भी पढ़ के कंप्लीट हुई। अब मैं क्या करूंगा, नीचे दी हुई एडजस्टमेंट को एक एक करके पढ़ रहा हूँ एंड उनके लिए मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। तो पहला एडजस्टमेंट प्रीपेड टैक्सेस, टैक्सेस आर प्रीपेड, यानी कि आपने अगले साल के टैक्स अभी पे कर दिए, तो वेयर इज टैक्सेस ऑन द पेमेंट साइड, तो पेमेंट साइड टैक्सेस पे टिक मार्क करो। सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, सैलरी के 8,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, देने बाकी है, तो वेरी सैलरी अगेन पेमेंट में है, तो सैलरी पे और एक टिक मार्क करो, मतलब सैलरी पे 2 टिक मार्क हो गया। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड इक्विपमेंट बाय 12,000। लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से एंड इक्विपमेंट को 12,000 से डेप्रिसिएट करना है। तो वेयर इज माय लैंड एंड बिल्डिंग? माय लैंड एंड बिल्डिंग इज ऑन पिछले साल के एसेट्स में, तो पुट अ टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। एंड उसी के एक लाइन के बाद इज इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट पे भी एक टिक मार्क करो, मतलब इक्विपमेंट पे टोटल 2 टिक मार्क हो गए, एक हमने परचेज किया है एंड दूसरा डेप्रिसिएशन का। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 4 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। तो रिसिप्ट साइड में जो सब्सक्रिप्शन है उस पर और एक टिक मार्क दे दो, मतलब सब्सक्रिप्शन पे टोटल 2 टिक मार्क हो गए। एंड लास्ट एडजस्टमेंट 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। तो वेयर इज लाइफ मेंबरशिप फीस? ऑन द रिसिप्ट साइड पुट अ टिक मार्क ऑन लाइफ मेंबरशिप फीस। इज इट क्लियर? मैंने सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए, जहां पर जरूरत थी वहां पर टिक मार्क कर लिया, राइट। अब आपका काम क्या है, आपको फॉर्मेट बनाना है, राइट। फिर आपको पिछले साल के लायबिलिटीज के आइटम्स को पोस्ट करना है, फिर आपको पिछले साल के एसेट्स के आइटम्स को पोस्ट करना है। अब जब भी आप लायबिलिटी या एसेट्स के आइटम्स पोस्ट करोगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या स्टॉक या एडवांस जैसे आइटम आएंगे तो उनको हैशटैग करके छोड़ दो एंड उन्हें एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करो या क्वेश्चन के एंड में सॉल्व करो, राइट। तो वैसे ही इस बार भी करो। फिर रिसिप्ट्स के एक आइटम पोस्ट करो। रिसिप्ट्स का आइटम आइदर आपका इनकम बनेगा या फिर लायबिलिटी बनेगी, वो देखो समझो एंड पोस्ट करो। फिर पेमेंट साइड पोस्ट करो। पेमेंट का आइटम आइदर आपका खर्चा बनेगा या फिर एसेट्स बनेगा, वो भी देखो समझो एंड पोस्ट करो, राइट। फिर नीचे दी हुई 5 एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करो। सिंपल एडजस्टमेंट है, जितनी बन सकती है उतनी बनाओ, राइट। तो उनको सॉल्व करो, उनको हर एक को डबल इफेक्ट दो एंड ट्राई टू टैली द सम। अगर कुछ डाउट होगा या कोई पॉइंट में आपको कंफ्यूजन है तो बस उतना ही छोड़ो, उसके लिए पूरा क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी पॉइंट पे या कोई आइटम पे डाउट है या किसी आइटम के पोस्टिंग पे डाउट है या किसी एडजस्टमेंट पे डाउट है तो बस उसी डाउट को छोड़ो, बाकी के जितना आपको आ रहा है उतना पोस्ट करो, उतना सॉल्व करके रखो। डोंट टैली द सम बट बाकी का पोस्ट करके रखो, राइट। फिर जब हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो आज हम यही रुक रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया, कौन सा वाला, तो हमने क्या किया आज, पहले क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था वो बना लिया। फिर अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस किया, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क किया। तो आपको बचा हुआ काम एज अ होमवर्क करना है। इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो कल के लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं, तब आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम यही रुक रहे हैं। हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।